प्यारे बच्चों, क्लास 12th के ग्रुप बी चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट, मतलब एक पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में रिजर्व नकद अनुपात ब्याज दर की भूमिका को, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में कर और सरकारी व्यय की भूमिका को, फिर परंपरावादी विचारधारा तथा केंद्रीय विचारधारा अनुसार कुल पूर्ति की अवधारणा को, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी को, और अर्थव्यवस्था निवेश वृद्धि उसके आय के स्तर को कैसे प्रभावित करती है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में रिजर्व नकद अनुपात तथा ब्याज दर की भूमिका की व्याख्या कीजिए। रिजर्व नकद अनुपात का अर्थ होता है कि जितना भी व्यावसायिक बैंक है उसका कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग उसको रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है। रिजर्व बैंक मतलब हम लोग का केंद्रीय बैंक, तो उसी को हम लोग रिजर्व नकद अनुपात बोलते हैं। रिजर्व नकद अनुपात, रिजर्व नगद निधि अनुपात से अभिप्राय किसी बैंक की जमा राशि के उस न्यूनतम प्रतिशत से है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमा का कुछ प्रतिशत न्यूनतम निधि अनुपात के रूप में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि न्यूनतम निधि 10% है तथा किसी बैंक की जमा 100 करोड़ रुपये है तो उसे 10 करोड़ रुपये केंद्रीय बैंक के पास जमा कराने पड़े तथा वह 90 करोड़ रुपये के आधार पर साख का निर्माण कर सकेगा। यदि न्यूनतम निधि अनुपात को बढ़ाकर मतलब 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो उस बैंक को केंद्रीय के बैंक के पास 20 करोड़ रुपये जमा कराने पड़ेंगे तथा अब वह केवल 80 करोड़ रुपये के आधार पर ही साख का निर्माण कर सकेगा। जब समग्र मांग में कमी लानी होती है तो केंद्रीय बैंक रिजर्व नकद अनुपात को बढ़ा देता है। अब दूसरा ब्याज दर, तो ब्याज दर अधिक होने से साख की मांग कम हो जाती तथा ब्याज दर कम होने पर साख की मांग बढ़ती है। जब समग्र मांग में वृद्धि होती है तो इसे कम करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंकों को ब्याज दर बढ़ाना पड़ता है और साख की मांग कम हो जाती। मतलब अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति है, मतलब आदमी के पास पैसा ज़्यादा लेकिन बाजार में सामान कम है, तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ेगा और मांग बढ़ेगा तो सामान का दाम जो है तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो उससे तो जिसके पास पैसा है वो तो खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है पैसा, जिसका आय का स्रोत नहीं है वैसा, उसके लिए समस्याएं खड़ी रहती है। इसलिए ये सब उपाय केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से करती है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में कर और सरकारी व्यय की भूमिका बताएं। मतलब मांग को कम करना है तो कैसे मांग कम होगा? जब आदमी पास पैसा कम रहेगा तो वो मांग कम करेगा। तो इसके लिए हम लोग सरकारी व्यय को पहले जानेंगे। सरकारी व्यय में क्या है? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी व्यय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब सार्वजनिक उद्यमों में निरंतर हानियां होने लगती, जैसे कि भारत में हाल ही के वर्षों में हुआ। ऐसी स्थिति में नए निवेश करने के बजाय सरकार विनिवेश का सहारा लेती है, इससे भी समग्र मांग में कमी हो जाती है। और दूसरा है कर दरों में वृद्धि, मतलब मांग को कम करने के लिए सार्वजनिक व्यय कम कर दिया जाता है और कर जो है, टैक्स जो है उसको बढ़ाया जाता है, जिससे लोगों की आय कम हो जाए। तो कर दरों में वृद्धि, कर दरों में वृद्धि से लोगों की आय कम रह जाती है या व्यय करने की क्षमता को कम करती। बेशक उनकी व्यय करने की प्रवृत्ति पहली जितनी ही क्यों ना रहे, कम प्रयोज्य आय का अर्थ है समग्र मांग का निम्न स्तर। परंपरावादी विचारधारा तथा केंद्रीय विचारधारा के अनुसार कुल पूर्ति की अवधारणा की व्याख्या करें। तो परंपरावादी या प्रतिष्ठित अवधारणा के अनुसार कुल पूर्ति कीमत स्तर से पूर्णतः लोच विहीन होती है। लोच विहीन मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको हम लोग बेलोचदार भी बोल सकते हैं। बेलोचदार मतलब होता है कि मूल्य का प्रभाव अगर मांग पर नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बेलोचदार करते हैं, अर्थात मूल्य वृद्धि या कमी का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कीमत OP1
पूर्ति ओ क्यू, जब कीमत घटकर ओ पी हो गया तो भी ओ क्यू, और जब बढ़ गया तो भी ओ क्यू ही रह जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लोच विहीन, जो वाई अक्ष के समानांतर पूर्ति की रेखा होती है। केन्सियन विचारधारा के अनुसार पूर्ण रोजगार के स्तर तक पूर्ति कीमत के संदर्भ में पूर्णतः लोचशील होती है। मतलब जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते तब तक पूर्ति में परिवर्तन होता है। मतलब मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन, और कीमत के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग लोचशील कहते हैं। पर पूर्ण रोजगार तक पहुंचने के बाद यह पूर्णतः लोच विहीन हो जाती है। इस विचारधारा के अनुसार फर्म चालू कीमतों पर वस्तु की किसी भी मात्रा उत्पादन करने को तब तक तैयार रहती जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्यू तक आपका लोचशील है, उसके बाद यह वाई अक्ष के समानांतर हो जाती है, मतलब लोच विहीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो ऐच्छिक बेरोजगारी नाम से ही पता चल रहा है कि ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति जिसमें एक श्रमिक रोजगार उपलब्ध होने पर भी मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, अर्थात वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। उदाहरण के लिए डॉक्टर का बाजार में प्रचलित वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, परंतु वह इस वेतन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। देश में बेरोजगारी के आकार का अनुमान लगाते समय ऐच्छिक बेरोजगारी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है, यद्यपि वे मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार होते हैं। मतलब कम पैसा में भी काम करने को तैयार है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल मांग तथा कुल प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो कुल मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। मतलब खरीदे नहीं है, पहले से अपना प्लानिंग बनाते हैं कि क्या खर्च करना है, हमको क्या क्या सामान लेना है, कितना खर्च करना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं योजना बनाना। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र माप को मापते समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। एक उद्यमी को उत्पादित माल के विक्रय से जिस राशि के प्राप्त होने की आशा रहती है उसे कुल मांग फल या कुल प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। मतलब सामान को बेचकर जो आय प्राप्त होने की आशा होगी, कितना हमको प्राप्त होगा, उसी को हम लोग प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश विधि उसके आय के स्तर को कैसे प्रभावित करती, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाएं। तो पीटरसन के अनुसार निवेश मतलब होता है किसी चीज़ में पैसा लगाएंगे कमाने के उद्देश्य से, तो वो निवेश कहलाएगा। और यदि हम खर्च कर देते हैं पैसे, जैसे 1 किलो आम खरीद के लाए खा गए उसको, तो वो व्यय कहलाएगा। लेकिन यदि 1 किलो आम को खरीदेंगे और फिर उसको हम बेचने लगेंगे तो वो निवेश कहलाएगा। तो निवेश में उत्पादन के टिकाऊ यंत्रों, नए निर्माण तथा स्टॉक में होने वाले परिवर्तन के खर्च को शामिल किया जाता है। निवेश से आय बढ़ती है। निवेश पूंजी की सीमांत क्षमता तथा ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होती है। यदि बाजार में ब्याज की दर पूंजी की सीमांत क्षमता से अधिक है तो फर्म निवेश नहीं करेगी। जिससे पूंजी की सीमांत क्षमता मतलब होता है कि मुद्रा की एक इकाई या पूंजी की एक इकाई लगाने से वो कितना हमें उत्पादन देती है, तो वो पूंजी की सीमांत क्षमता है, मतलब उसका क्या क्षमता है। तो अगर ब्याज दर ज़्यादा है, पूंजी की सीमांत क्षमता कम है, तो वहाँ निवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जितना लगाएंगे वो हमें प्राप्त नहीं होगा, घाटा होगा, जिससे आय स्तर घटेगा। इसके विपरीत स्थिति में फर्मों द्वारा निवेश किया जाएगा। यदि ब्याज दर कम और पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक रहेगी तो निवेश किया जाएगा। प्रोफेसर केन्स के अनुसार निवेश 2 तत्वों पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत क्षमता और दूसरा ब्याज की दर पर। तो पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। क्षमता का फॉर्मूला है प्रत्याशित आय बट्टा पूंजी का पूर्ति मूल्य, जिसको हम लोग लागत भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे MEC बराबर Q/P। उदाहरण है, साधन की पूर्ति कीमत लागत को मान लिए हैं CR, प्रत्याशित आय को Q मान लिया, और शुद्ध प्रत्याशित आय को मतलब इसको इसमें घटा दें तो Q - CR शुद्ध प्रत्याशित आएगा।
यदि पूंजीगत साधन का जीवन काल 1 वर्ष मान ले तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा MEC बराबर शुद्ध प्रत्याशित कीमत बट्टा पूर्ति कीमत। अब इसके आधार पर हम लोग यहाँ फॉर्मूला में सेट करें तो MEC को हम लोग शॉर्टकट में E मानेंगे बराबर, तो शुद्ध प्रत्याशित कीमत कितना निकला है Q माइनस CR, यहाँ बैठा देंगे ऊपर। अब बट्टा में पूर्ति कीमत मेरा कितना है तो CR है, तो यहाँ CR बैठा दिए। अब क्या करेंगे, CR दोनों को अलग अलग भागा लगा दो तो Q बटा CR माइनस CR बटा CR हो जाएगा। अब CR और CR कट गया तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो हुआ मेरा बराबर Q बटा CR माइनस 1। अगर हमको CR का मान निकालना है तो CR बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ नीचे बट्टा में आ जाएगा तो Q बटा 1 प्लस E हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पूंजीगत साधन का जीवन काल n वर्ष हो तब CR बराबर पहला साल के लिए Q1 बटा 1 प्लस E, दूसरा साल के लिए Q2 1 प्लस E का होल स्क्वायर प्लस तीसरा साल के Q3 1 प्लस E पर पावर 3, इस तरह चलते रहेगा Qn बटा 1 प्लस E पर होल स्क्वायर n। दूसरा है ब्याज की दर। ब्याज की दर अधिक होने से निवेश कम होता है जिससे आय कम होता है, तथा ब्याज की दर कम होने से निवेश अधिक होता है, इससे आय में वृद्धि होती है।